चलो अच्छा, अब बताओ आप मुझे, जब वर्ड पढ़ते हैं हम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। अच्छा मुझे ना क्लास एकदम ऐसा चाहिए कि मैं पूछूं कुछ, आप तो जवाब दो और बिंदास क्वेश्चंस पूछो। जितने क्वेश्चंस पूछोगे, निखिल थोड़ा सा इधर हो जाना, शक्ल नहीं दिख रही मुझे, और आप भी थोड़ा सा इधर हो जाना। हाँ बस, बहुत बढ़िया। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बोलते जाओ। कॉमन सी बातें जो सब पर अप्लाई हो। बहुत बढ़िया। अब सब पर मतलब सब कौन? सारे एक्ट्स। देखो यहाँ पर हमने कहा सबसे पहले तो जो लॉज है ना वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से लॉ होते हैं? एक होता है जो सेंटर के लेवल पे अप्लाई होते हैं और एक होता है जो अप्लाई होते हैं स्टेट लेवल पे। डन। अब जो सेंटर के लॉ होते हैं, जिनको हम सेंट्रल लॉज कहते हैं, वो पास होते हैं पार्लियामेंट में। बोलो हाँ या ना? ठीक है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये कौन सा एक्ट है? सेंट्रल एक्ट है। ये कहाँ पे पास हुआ था? पार्लियामेंट में। वैसे ही स्टेट के भी कुछ लॉज होते हैं। अब स्टेट के लॉज कहाँ बनते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर में। कहाँ बनते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर पे। और ये अप्लाई होते हैं किसके ऊपर? स्टेट पे, उस स्पेसिफिक स्टेट पे। हम यहाँ पर जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या सेंट्रल एक्ट की बात करेंगे या स्टेट एक्ट की बात करेंगे? हमने कहा हम केवल सेंट्रल एक्ट्स की बात करेंगे। तो पहला सबक हमने क्या सीख लिया कि जनरल क्लॉजेज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? सेंट्रल एक्ट्स पे। कोई शक? हमने कहा जी सही है, ये सिर्फ एप्लीकेबिलिटी इसकी किसके ऊपर है? सेंट्रल एक्ट पे। पर सेंट्रल एक्ट क्या अपने आप में सक्षम नहीं है कि हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट की मदद लेनी पड़ रही है? कहता है ऐसा हो सकता है। कहता कैसे होगा? अब एग्जाम्पल देते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा है आपने? कुछ तो आइडिया है ही है, बहुत ज्यादा ना भी पढ़ा हो, कुछ तो आइडिया है ही है कि जनरल हमारे पास, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनीज के बारे में, उसको बनाना कैसे है, चलाना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, ये सब लिखा है। तो कहता है कंपनीज एक्ट 2013 हमने पढ़ा है और इसके अंदर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम, एफिडेविट। बोलो हाँ या ना? एफिडेविट वर्ड पढ़ते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है? करेक्ट, एक डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। और क्या है ये? किसके लिए बना है? अच्छा, करेक्शन को आप डिक्लेयर कर रहे हो कि हमसे गलती हो गई थी सर, मैं आपको डिक्लेरेशन दे रहा हूं एफिडेविट के अंदर, ये हो सकता है एफिडेविट। और किसी भी चीज का डिक्लेरेशन देना ऑन ओथ, मैं कसम खाता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दी है वो करेक्ट है, ट्रू है, करेक्ट, यही लिखते हैं ना हम एफिडेविट पे। पर इसकी डेफिनेशन क्या कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है? नहीं। तो हम कंपनीज एक्ट 2013 में वर्ड कौन सा यूज करते हैं? एफिडेविट। कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? एफिडेविट। बट इज इट डिफाइंड इन द एक्ट? नो। तो फिर इसकी डेफिनेशन मैं कहां से उठाऊं? जनरल क्लॉजेज एक्ट में। यानी कि जनरल क्लॉजेज एक्ट का दूसरा सबक, सबसे पहला क्या था कि ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? सेंट्रल एक्ट पे, ठीक है? अब सेंट्रल एक्ट में कब अप्लाई होगा? जब सेंट्रल एक्ट में कोई वर्ड यूज किया गया है और डिफाइन नहीं किया गया। जब वर्ड यूज किया गया है और डिफाइन नहीं किया गया, तो हम डेफिनेशन कहां से उठाएंगे? जनरल क्लॉजेज एक्ट में। यानी कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या गिवन है? डेफिनेशंस। डन। यानी कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या गिवन है बच्चे? डेफिनेशंस। कहता है ओके, तो क्या जनरल क्लॉजेज एक्ट में जब मैं उठा के पढ़ूंगी तो इसमें सिर्फ डेफिनेशंस मिलेंगी? मैंने कहा नहीं नहीं बॉस, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कहता क्या मिलेगा? मैंने कहा हमें ना लीगल रूल्स मिलेंगे, लीगल प्रिंसिपल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लीगल रूल्स या लीगल प्रिंसिपल्स। अब कहता है इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद ये बताएंगे। हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि आपको फाइलिंग करनी है वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, सॉरी वंस इन अ ईयर। वर्ड क्या लिखा है? वंस इन अ ईयर। अब यहां पर निखिल को टेंशन हो गई। निखिल कह रहा है मैडम मेरे को तो ये बात ही नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है? वंस इन अ ईयर यू हैव टू डू द फाइलिंग। अब कह रहा है मेरे को डाउट है। मैंने कहा क्या डाउट है? बता बेटा। कह रहा है मुझे डाउट ये हो रहा है
कि ये कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? यू डिड नॉट मेंशन, यू ओनली रोट ईयर। अब ईयर वर्ड को मैं क्या समझूं? इसको मैं फाइनेंशियल ईयर समझूं या कैलेंडर ईयर समझूं? जब तक डिफाइन ना किया जाए तब तक हम लोग कैलेंडर ईयर मानेंगे, जब डिफाइन कर दिया जाए तो फाइनेंशियल ईयर। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? कैलेंडर ईयर। आई विल शो यू, क्योंकि क्या ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूं? ये मैं कहां से बोल रही हूं? जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ा है मैंने, जनरल क्लॉजेस एक्ट में ये बात लिखी गई है। क्लियर हुई बात? तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में तीसरा सबक क्या चीजें गिवन है हमारे पास? प्रिंसिपल्स। क्या गिवन है? प्रिंसिपल्स। मतलब आप सेंट्रल एक्ट पढ़ते समय कहीं पे अटको और आपको समझ ना आए तो आप किसको रेफर करेंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हमने याद किए? नंबर 1, जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या गिवन है? डेफिनेशंस। दूसरा, लीगल प्रिंसिपल्स। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है? लीगल प्रिंसिपल्स। और तीसरा, ये अप्लाई किस पे होता है? केवल सेंट्रल एक्ट पे। अब कल पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बिहार का कोई लॉ बना है सर और उसके अंदर हमें तकलीफ हो रही है, क्या मैं जनरल क्लॉजेस एक्ट की मदद लेकर अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती बॉस। डन। ये कहां पर अप्लाई होने वाला है? केवल सेंट्रल एक्ट पे। लिखा सबने? लिखते जाना है, लिखते जाना है अपनी बुक के फ्रंट पेज पे। बुक हमने ना, अच्छा क्लैरिटी है ना इस बात पे, वापस नहीं करनी है इंस्टीट्यूट पे, तो यूज करो इसको, जितना मर्जी लिखो इसके ऊपर। 2 चीजें जो हमें बिल्कुल वापस नहीं करनी है, भगवान जी को जाके अपना दिमाग वापस नहीं करना है, उसको यूज करो। और दूसरा, बुक्स, इंस्टीट्यूट दयालु है, आपको ये सारी चीजें लिखनी है बेटा। और लिखो वहां पे 3 बातें बनाकर। नंबर 1, लॉज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 2, इसमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। नंबर 3, इसमें हम लीगल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। If I'm not wrong, everyone is studying General Clauses Act for the first time, correct? Perfect. अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पेपर कब है आप लोग के? परफेक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल है बेटा, ये तीन बातें लिख लो बस फटाफट से। कौन कौन सी 3 बातें इनसे? डन। चले आगे। अब यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे ना बेटा, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट हमने खुद ही डिवाइड कर दिया इसको। किस किस पार्ट में डिवाइड किया है? डेफिनेशंस एंड लीगल प्रिंसिपल्स, करेक्ट। अब हम सबसे पहले आज किसके ऊपर अटैक करेंगे? लीगल प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए लीगल प्रिंसिपल्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल प्रिंसिपल्स पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 30, ये सब चीजें क्या बताएंगी? लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक है, पावर्स, प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, दोनों पोर्शन में से एक एक, ठीक है। अच्छा, जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर एक हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट भी करते हैं। क्या इंट्रोडक्शन पार्ट में से भी क्वेश्चन आ जाता है? हाँ, आ जाता है। किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के कोई टेरिटोरियल एक्सटेंड है क्या? क्या मैंने बोला कि जनरल क्लॉजेस एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया? क्या मैंने कोई टेरिटोरियल एक्सटेंड बताया? इसका कोई सीमा बताई? ये किस पे लागू होगा? नहीं बोला। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये लागू होगा हर सेंट्रल एक्ट पे। तो पेपर में क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट के अंदर कि क्या इसकी कोई टेरिटोरियल एक्सटेंड होती है? नहीं होती। ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? सिर्फ सेंट्रल एक्ट्स पे, किसी सीमा के तहत ये बाउंड नहीं है। चलेगा? ओके, साथ साथ बताते जाएंगे कि कैसे कैसे आ रहा है। अब देखो पूरे कह सकते हो, पर टेरिटोरियल डायरेक्ट नहीं लिखा ना, डायरेक्ट नहीं बता रहा कि होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई है, क्योंकि अगर होल ऑफ इंडिया बोल देता फिर तो सेंट्रल एक्ट स्टेट एक्ट दोनों पे आ जाता। पर यहाँ पे वो क्या कह रहा है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एक्ट्स।
ठीक है, तो वहां पे अभी मैं आपको लाइन अंडरलाइन भी करवाऊंगी, ठीक है। अब देखो इस पूरे चैप्टर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो क्या आ गया, प्रिलिमिनरी, यानी कि इंट्रोडक्शन, जिसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस बहुत ही अद्भुत है इसमें। डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है, इट इज एक्सेप्शन टू ऑल द एक्ट्स। सब में कहाँ होती है, सेक्शन 2 में। क्या ये पेपर में क्वेश्चन आता है, हाँ, इसको हम डेफिनेशनल क्लॉज कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिनेशनल क्लॉज। अब डेफिनेशनल क्लॉज जनरली हर एक्ट में सेक्शन 2 में होता है, पर जनरल क्लॉजेज एक्ट इज एन एक्सेप्शन। यहां पर कहाँ मिलेंगे डेफिनेशंस आपको, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4A, ऐसे इस पोर्शन में मिलेगा। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, आपने देखा सेक्शन नंबर 5 से लेकर 30 तक बाइफर्केशन मिल गई हमें। देखो लिखा है ना, सेक्शन नंबर 5 से लेकर 30, ठीक है। तो यहां तक हमारी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस हो गई। अब क्या आ गया, लीगल प्रिंसिपल्स। अब लीगल प्रिंसिपल्स को इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4, ठीक है, 4 पार्ट्स है। यहां पे लिखेंगे 1, पहले तो चैप्टर समझ में आना चाहिए ना, हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब चैप्टर में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कह रहा हल्का सा हिंट दे दो, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। मैंने कहा हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि एक एक्ट अगर बन गया तो लागू कब होगा। सही बात है, एक एक्ट अगर बन गया है तो लागू किस दिन से करेंगे। अच्छा बताओ कब करेंगे लागू। जैसा एक्ट में लिखा है कि ये इस दिन से लागू होगा। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या लिखा था, 120 दिन के अंदर ये लागू किया जाएगा। तो हमने डेट लिखी हुई थी, पर डेट ना लिखी हो तो ठीक है। अगर ऑफिशियल गैजेट में कुछ ना लिखा हो तो जिस दिन प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हुए थे उस दिन से। अब ये सब चीजें कहां लिखी हैं, सेक्शन नंबर 5 में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 5, ठीक। अब इस चैप्टर को मॉड्यूल के अलावा कहीं और से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल जो है यही हमारे लिए बाइबल है। तो यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करूंगी, इसीलिए अगर आज किसी के पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, पिक्चर क्लिक करके लेकर जाना, जिसके पास बुक है उसकी मार्क की हुई। एंड अगली क्लास में आपके पास बुक होनी चाहिए, इट इज अ मस्ट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, कहता है नेक्स्ट क्या है, पावर्स एंड फंक्शनरीज। सुनो सुनो, लॉ बना कौन सकता है ना। पावर्स किसी को मिली होंगी ना पावर। अच्छा, अगर हाँ बहुत बढ़िया, अगर हमें इसे अमेंड करना है तो अमेंड करने की पावर्स भी होंगी। देखो यहाँ पर कहता है पावर्स एंड फंक्शनरीज, लॉ का पालन कौन करवाने वाला है, उसके रूल्स को एनफोर्स कौन करने वाला है, किस किस के पास पावर है, ये पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस ये कौन लेकर आएगा। इसके अंदर हम लिखेंगे वर्ड यहीं पे BOORRN। बॉर्न के स्पेलिंग थोड़े हमने गड़बड़ कर दिए, पर आपने वर्ड क्या याद रखना है, बॉर्न। अभी एग्जांपल दूंगी, लिखो बॉर्न। अच्छा, बॉर्न की फुल फॉर्म सुनना अब, और ये वर्ड हमने याद क्यों किया, क्योंकि पेपर में आपको बॉर्न की फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो हम अगर ये वर्ड याद रखेंगे ना, फुल फॉर्म अपने आप याद रहेगी। B फॉर बायलॉज, O फॉर ऑर्डर, O फॉर ऑर्डिनेंस, R फॉर रूल्स, R फॉर रेगुलेशंस एंड N फॉर नोटिफिकेशन। N फॉर नोटिफिकेशन। चलो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन तो पढ़े होगे आप, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़े, हाँ या ना, सेक्शन बोलो। 85, सेक्शन 2 क्लॉज 85। क्या लिखा था, क्या होती है स्मॉल कंपनी। अभी भी 4 और 40 है, मैक्सिमम कर दिया अपने। किसने करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कैसे की है, नोटिफिकेशन देकर। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी नोटिफिकेशन देने की, हाँ। अब इस बात को समझना है तो हमें कौन से सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, 20 से लेकर 24, कि नोटिफिकेशन कौन दे सकता है, कैसे आएगी, करेक्ट, इसका प्रोसेस रिपीट करेंगे हम, ठीक। बताओ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, जो कि किस पोर्शन में गिवन है, प्रिलिमिनरी। क्या है, प्रिलिमिनरी। बोलना सीखोगे तो याद होगा, जब बोलेंगे ही नहीं तो याद नहीं होगा। फिर सिर्फ वो कान में धुन है ना, जैसे हम स्पेनिश गाने की भी धुन गुनगुना लेते हैं, पर लिरिक्स याद नहीं होते जब तक हम बोलेंगे नहीं।
और बोलना शुरू कर दे, फिर तमिल हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, हम सारे गाने गा लेते हैं। ठीक है, पर ये तो इंग्लिश ही है। तो बोलो फटाफट, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट सेक्शन में क्या लिखा है वर्ड? प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्टरी। डन। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आज इंट्रोडक्शन हमने कट शॉर्ट करके नाम पे छोड़ दिया। आगे आगे पूछते रहेंगे पूरी कुंडली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया? जनरल डेफिनेशंस में क्या आएगा? कहता है सेंट्रल एक्ट में कई बार शब्दों का इस्तेमाल होता है पर उनकी परिभाषा गिवन नहीं होती। परिभाषा हम अपनी तरफ से ला सकते हैं क्या? नहीं सर। तो परिभाषा कहां से उठाएंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट से। चलेगा। एग्जाम्पल किसका दिया मैंने आपको? एफिडेविट। ठीक है, वर्ड क्या है? एफिडेविट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है गुड फेथ। सुने हो शब्द गुड फेथ? क्या होता है गुड फेथ? कहता है हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत बार पढ़ा था गुड फेथ में क्या है, गुड फेथ में, पर गुड फेथ वर्ड क्या एक्सप्लेन किया गया था वहां पर? तो कहां से पढ़ेंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट। और ये पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिएम्बल और गुड फेथ। नेक्स्ट, अब क्या आ गया? अब ये किस चीज से रिलेटेड है कि लॉ अगर बन गया है तो उसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा, कैसे होगा? अच्छा सुनो, अगर लॉ को हमने मार दिया, यानी कि लॉ को क्या कर दिया है? रिपील, तो क्या होगा? अगर एक लॉ, अंकित एक लॉ मर गया, मार दिया हमने एक लॉ को, तो क्या होगा? रिपील का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देती हूँ, अब एग्जाम्पल पे सब लोग बोलेंगे। अरोमा, अरोमा जो है इन्होंने कुछ गुनाह किया, ठीक है, आईपीसी के तहत, इसीलिए आपको जेल हो गई। सॉरी, हाँ बताओ। अच्छा, जेल दूसरों को कराती हूँ मैं, पैसा मैं लेती हूँ जब भी एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, ओके। तो आपको जेल पे भेज दिया हमने अंडर आईपीसी, चलेगा। अब आपको पता है ना आईपीसी तो नहीं रहा, पता है? अगर नहीं पता तो आज ये इन्फॉर्मेशन ले लो। अब ये जो इंडियन पीनल कोड है वो हमारे पास नहीं है, इसकी जगह क्या है? भारतीय न्याय संहिता। डन। अच्छा सुनो, अब अरुमा बाहर आ जाएगी, इसको जेल हुई थी 10 साल की, सॉरी यार मर्डर किया था आपने, हाँ 10 इयर्स। जेल कितने साल की हुई थी? अब जब ये एक्ट मर गया तो फिर इन मैडम को हम बाहर निकाल लें क्या जेल से? बोलो बोलो, टेल। यानी कि एक्ट के मरने के बाद भी एक्ट के द्वारा जो लागू किए गए थे प्रोविजन वो चलते रहेंगे। बोलो हाँ या ना? ये बात कहाँ लिखी है? जनरल क्लॉजेस एक्ट में। समझ आई बात? तो ये हम पोर्शन कहाँ पढ़ने वाले हैं? जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन में। क्लियर हो रहा है सब? नेक्स्ट, अब पावर्स एंड फंक्शनरीज। जो हमें पावर मिलती है एक्ट में वो कौन कौन लागू कर सकता है, कब कब लागू कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोग पढ़ाई ना करो तो क्या मेरे पास अधिकार है 2-4 नहीं दे देना यार? हाँ लगा ही सकते हैं। देखो टीचर्स जो होते हैं माता पिता समान ही होते हैं, और माता पिता जैसे चाहते हैं कि आप अच्छा ग्रो करो, हमारा भी यही एजेंडा है। ठीक है, अब मारेंगे पीटेंगे आपको, कूट देंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना ही काफी है। करेक्ट है। अब मैं आपको कितनी बार मार सकती हूँ? बोलो, मारने की पावर तो मिल गई मुझे, अब कितनी बार मार सकती हूँ ये बताओ जल्दी से। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब। करेक्ट है ना? जितनी बार गिरोगे उतनी बार पिटोगे, सही है? फिर उठेंगे, फिर उठते समय फिर कोई गड़बड़ किया तो फिर लगाएंगे। यानी कि जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तब तब हम अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। अब ये बातें कहां लिखी जाएंगी? बोलो, सेक्शन नंबर 14 से 19 तक। करेक्ट। अब फिर थर्ड प्रोविजन में हमने क्या लिखा? चलो वर्ड्स बोलते हैं फिर से। वर्ड क्या है? बॉन्ड। वर्ड क्या है? बॉन्ड। अब इसके अंदर एक एक वर्ड समझाऊंगी मैं कि बाय लॉज क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, बट जब प्रोविजन आएगा तब, वरना हम खो जाएंगे बीच में। तो चलो, बी फॉर, सुनाई नहीं दिया है? ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन कौन लेकर आ सकता है?
कब लेकर आ सकता है, कैसे लेकर आ सकता है, ये सब प्रोविजन हम कहां पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 20 से 24 तक। ठीक, फिर उसके बाद आएगा मिसलेनियस। क्या आएगा? मिसलेनियस के अंदर क्या आ गया, 25 से लेकर 30। इसमें भी बड़ा गदर है। इसमें पता क्या बोलता है, वो कह रहा जी अब आरती, करेक्ट आरती, अब आपको सजा देते हैं, आपको जेल नहीं कराएंगे, आप ऐसे कीजिए, आपके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन है, आप फाइन जाके जमा करा दीजिए कोर्ट में। सही है, कोर्ट में जाके फाइन जमा करा देना मैडम, आप करा दोगी? करा ही नहीं रही है। हमने इतने प्यार से बोला था कि जाओ जाकर कोर्ट में 10,000 रुपए का फाइन जमा करा दो। क्या करें अब? सेंट्रल एक्ट देखें जरा, अगर कोई फाइन ना पे करे तो रिकवरी ऑफ फाइन कैसे होनी चाहिए, करेक्ट है। सेंट्रल एक्ट तो निकला निकम्मा, कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, कुछ लिखा ही नहीं है बॉस। अब क्या करूं? जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या कहता है? कहता है जिस तरीके से लैंड रेवेन्यू, समझते हो, रेवेन्यू आप किसी से निकलवाते हो, वो सारे प्रोविजंस का पालन करके आप इनसे फाइन निकलवा सकते हो। चलेगा? क्या वर्ड बोला हमने? जैसे लैंड रेवेन्यू किसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? इंडियन पीनल कोड एंड सीआरपीसी, इन दोनों एक्ट्स का पालन करके हम आपसे क्या निकलवा सकते हैं? फाइन। ये किसने बोला? सेंट्रल एक्ट तो बेचारा शांत बैठा था, पर अगर सेंट्रल एक्ट में लिखा है तो फिर सेंट्रल एक्ट अप्लाई होगा। एग्जाम्पल दूं, सेबी, सेबी एक्ट 1992, खूंखार एक्ट है वो कह रहा है कि अगर आरती ने फाइन जमा नहीं कराया तो हमारे ही एक्ट में, सेबी एक्ट में मेंशन्ड है कि कोई फाइन ना दे तो क्या करना है उसके साथ। ज्यादा कुछ नहीं करते हम कहते हैं हम आपकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लेंगे। बनता है सर, यानी कि गाड़ी, घर, बंगला ले लेंगे हम, क्योंकि मैडम आप फाइन नहीं दे रही हो ना, अभी भी पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। अब क्या करूं? बैंक अकाउंट भी, अभी भी पैसा रिकवर नहीं हो रहा, अब क्या करूं? कुछ नहीं, आत्मा की तसल्ली के लिए इनको उठा के जेल में डाल देंगे, फिर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, डिटेंशन इन द प्रिजन। चलेगा? अब सेबी एक्ट में प्रोविजन गिवन है तो क्या जनरल क्लॉजेस एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, जब एक्ट में गिवन है तो एक्ट लगेगा, अगर एक्ट में गिवन ना हो तो जनरल क्लॉजेस एक्ट लगेगा। कोई शक? अब जैसा मैंने कहा था, हम सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा, ये वाला प्रोविजंस आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, मीन्स इंक्लूड, मे, शैल कब यूज होता है? अच्छा सुनो, अगर मैं आपको कहूँ यू मे स्टडी एट होम, तो इसका मतलब क्या है? यू मे और मे नॉट, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एडवाइस, इट्स अ एडवाइस, यू प्लीज स्टडी एट होम, यू मे स्टडी एट होम एंड टेक डाउट। ऐसे नहीं बोलूंगी, कैसे बोलूंगी? घर जाके पढ़कर आना, यू हैव टू स्टडी, यू मस्ट स्टडी। ठीक है, तो यही डिग्री का फर्क है मे और शैल में। मे कहता है जी देख लो, कर लो, हाँ, और शैल क्या करता है? तुम्हें करना है, हायर इन द डिग्री। देखो वर्ड आ गया, एफिडेविट, ब्लेस यू, आ गया गुड फेथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। चलो जी, हम क्या करेंगे? निकाल लो सेक्शन नंबर 5 से 13। सबसे पहले हमारा अटैक होगा सेक्शन नंबर 5 से 13, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकित बुक नहीं है ना आज? शेयर कर लो, शेयरिंग इज केयरिंग। और अंकित पिक्चर जरूर क्लिक कर लेना। आपके पास भी नहीं है बुक बेटा? नाम पंचम दा, गाना भी गाते हो? हाँ, आप तो गाना सुनाना पड़ेगा। अरे पंचम दा गाना ना सुनाए तो और कौन सुनाएगा, है ना भाई? तो आप अगली क्लास में एकदम सुरीला गाना पंचम दा का ही गा देना। चलो आ जाओ। सबसे पहले आप लोगों ने पेपर में, बुक में अभी कुछ नहीं लिखना जब तक मैं ना कहूँ। मैं बताऊंगी आपको पॉइंट्स, और पॉइंट्स मार्क करने हैं आपने। डन?
और कोशिश किया करो कि सिर्फ पेंसिल से करो पहले, ताकि बाद में कुछ भी गदर हो तो आप खुद करो अपना, ठीक है ना। आपकी बुक के ऊपर सबसे ज़्यादा अधिकार आपका है, तो मैं पेंसिल से मार्क कराऊंगी, आपको पेन से कुछ और एडिशनल मार्किंग करनी है वो कर सकते हो आप, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला क्या है, सेक्शन नंबर 5 क्या लिखा है, बोलना पड़ेगा, क्या लिखा है, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट। कमिंग इनटू ऑपरेशन मतलब लागू करना, लिखो साइड पे हिंदी में, एक्ट को लागू करना। अब ये वाला सेक्शन जो है ना, करीब आप पहले ही मुझे बता चुके हो कि एक्ट किस दिन लागू होगा, तो मुझे कहा गया कि ऑफिशियल गैजेट में लिखा होगा, गैजेट में ना लिखा हो तो एक्ट में लिखा होगा, एक्ट में ना लिखा हो तो प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर, पता ही है हमें। अब जरा स्क्रीन पर देखेंगे सब लोग, आ जाओ देखो सब। वेयर एनी पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा एक्ट है, सेंट्रल एक्ट हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड अ पर्टिकुलर डेट to come into force, it shall be implemented on the day on which it received the assent of the, in case the act, central act has been made before the commencement of the Indian Constitution and or of the president in the case of the act of parliament। कह रहा जी क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 स्क्रीन पर देखो सब लोग, कहता है जो सेंट्रल एक्ट है वो किस दिन से लागू होता है सर, जो डेट उसमें मेंशन्ड हो। किस दिन लागू होगा बेटा, जो डेट मेंशन्ड हो। कहता है पॉइंट नंबर 2, इफ नॉट मेंशन्ड, कहता है अगर मेंशन्ड ना हो तो कब होगा लागू, कहता है जिस दिन, देन इट रिसीव्स असेंट। कहता है असेंट किसका, कहता है यहां पे भी 2 केस है, कह रहा है कौन कौन सा केस है, हमारा जो लॉ है वो संविधान बनने से पहले का है या बाद का, ठीक है। तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आफ्टर सीओआई ये कहां पे बना होगा, पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में बना था तो इसके ऊपर साइन किसने किए थे, प्रेसिडेंट ने, तो कहता है जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किए थे उस दिन से लागू होगा। लेकिन अगर ये पहले का है तो किसके साइन के साथ लागू होगा, गवर्नर जनरल, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले लॉ के ऊपर साइन कौन करता था, गवर्नर जनरल एंड नॉट द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का पोजीशन नहीं था, ठीक है। आई रिपीट, स्क्रीन पे देखेंगे, लर्न करेंगे, फिर लिखना। नंबर 1 क्या लिखा है, एक एक्ट किस दिन लागू होता है, जो मेंशन्ड है डेट। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आना चाहिए, द डेट विच इज मेंशन्ड इन द एक्ट इटसेल्फ। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है सर कि अगर मेंशन्ड ना हो तो, हमने कहा जिस दिन उसको असेंट मिला है, कहता किसका असेंट, हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का अगर लॉ है तो गवर्नर जनरल का असेंट, और अगर उसके बाद का है तो प्रेसिडेंट का, ठीक है। 2 पॉइंट्स क्लियर हुए, लिख लो। सुनो अगला पॉइंट, कहता है पॉइंट नंबर 3, कहता है पॉइंट नंबर 3 क्या है सर, कहता है कभी कभी पता है आपको ऑफिशियल गैजेट में भी मेंशन होता है। कहाँ मेंशन होता है, ऑफिशियल गैजेट में। देखो यहाँ पे, वेयर एनी स्पेसिफिक डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज प्रिस्क्राइब्ड इन ऑफिशियल गैजेट, द एक्ट शैल इनटू एनफोर्समेंट फ्रॉम सच डेट। सही है, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब 3 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद एक एग्जाम्पल तो बनता है, फिर उसके बाद आप लिखोगे ये वाला पॉइंट नंबर 4, एग्जाम्पल। डन। एक बार एग्जाम्पल रीड कर लो, फिर मैं आपको टाइम देती हूँ। देखो यहाँ पे, द कंपनीज एक्ट 2013, इसको असेंट मिला था प्रेसिडेंट का, किस दिन बेटा, 29 अगस्त 2013, एंड इट वॉज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, कब, 30 तारीख को। प्रेसिडेंट असेंट कब मिला था, 29 को। लेकिन गैजेट में ये कब आया था, कब इसको लागू किया गया था, गैजेट में क्या नोटिफाइड था, 30। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंगली द कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। तो ये किस दिन से लागू हुआ, जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में आया। बोलो बोलो।
20, क्योंकि इसका ऑलरेडी मेंशन था कि ये किस दिन से लागू हो जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन आएगा, ऑफिशियल गैजेट में, कि इट विल बी अप्लाइड फ्रॉम द डे व्हेन द ऑफिशियल गैजेट इज पब्लिश्ड, वरना 29 से हो जाता अगर ये मेंशन ना होता। तो बताओ 3 पॉइंट्स क्लियर है। नंबर 1, डेट विल बी मेंशनड इन दी एक्ट। नंबर 2, इफ नॉट मेंशनड तो साइन, असेंट। असेंट किसका? प्रेसिडेंट का, अब पहले गवर्नर जनरल। फिर तीसरा पॉइंट, कभी कभी डेट कहाँ मेंशन होती है? ऑफिशियल गैजेट में। फिर हम एग्जाम्पल देंगे किसका? कंपनीज एक्ट 2013, प्रेसिडेंट असेंट कब मिला था? 29 अगस्त 2013, लेकिन ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन आया उस दिन इसको लागू किया गया, दैट वाज 30th अगस्त 2013। कहता है अब हमारे पास एग्जाम्पल्स का दौर शुरू हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक, नाम एक बार दोबारा बताना। किंशुक, आप रीड करो। एक्सप्लेन करना पड़ेगा अब आप लोग को। मैंने अपने हिस्से का एक्सप्लेन किया, अब आप एक्सप्लेन करो क्या लिखा है इस पे। अब सुनो वापस से। कहता है सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दूंगी जो बहुत भोकाल है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये वर्ड सबने मिस किया, क्या लिखा है ये? इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ICDR, और बोलते भी क्या है? ICDR। ये सबसे भोकाल रेगुलेशन है आज के तौर पे। क्यों? क्या बताती है ये? ये रेगुलेशन जो है ना, ये हमें बताती है कि हमारे देश में IPO कैसे आएगा, FPO कैसे आएगा, लिस्टेड कंपनी राइट इशू कैसे लाएगी, बोनस इशू कैसे लाएगी, IDR कैसे आएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैसे होगी, ये सब चीजें कहां पर लिखी गई हैं? ICDR, ठीक है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन, आज की डेट में रेगुलेशन 2015 वाली जो है वो तो खत्म हो चुकी है। अब क्या है हमारे पास? सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 आ चुकी है, और 18 ही अप्लाई होती है, ठीक है। ये तो थी एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन जो एक CA को पता होनी चाहिए, ठीक। CA को समझ रहे हो? CA बन नहीं रहे हो आप, CA हो ये मानकर आपको पढ़ना है। अब आप CA को किस नजर से देखते हो, उस नजर से आपको अपने लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सेबी ICDR। चलो सानू की छोड़ो, अब देखो आगे। कहता है ये पुरानी रेगुलेशन का एग्जांपल है, इसलिए 2018 नहीं लिखना है आपने, 15 ही लिखना है। अब हमने कहा सेबी ICDR 5th अमेंडमेंट आई थी इसकी। कब आई थी? 2015 में। किसने इशू किया था इसको? सेबी ने। और नोटिफिकेशन कब आई थी? 14 अगस्त। और उसमें क्या लिखा गया था? विद इफेक्ट फ्रॉम। अब हियर द रेगुलेशन जो है इट मे हैव कम कब? 14th को 2015 में, लेकिन लागू किस दिन से होगी? 1 जनवरी, रादर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन द गैजेट। अब वो गैजेट के दिन नहीं हुई, किस दिन हुई? जो डेट पहले से मेंशन्ड थी। और डेट कौन सी मेंशन्ड थी? कि 2016 में लागू होगा। चलेगा? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो। सेबी ICDR में अमेंडमेंट आई। जिस समय अमेंडमेंट आई तो अमेंडमेंट में ही लिखा गया था, क्या लिखा था? कि हम इसको लागू किस दिन से करेंगे? 2016 से, 1 जनवरी 2000। अब ऑफिशियल गैजेट कब आ गया? 14 अगस्त 2015। लेकिन रेगुलेशन लागू किस दिन से होगी? 16 से, क्योंकि वो लिखा गया था मेंशन, ठीक है। सुनो, क्या मैं शॉर्ट में लिख रही हूं? यहाँ पे देखो, ऑफिशियल गैजेट के दिन के लागू होगा? नहीं, ये किस दिन लागू होगा? डेट मेंशन्ड। ये लगा लो कि जब नोटिफिकेशन आती है तो वो भी ऑफिशियल गैजेट में आती है, जैसे एक नॉर्मल एक्ट आता है।
तो नोटिफिकेशन भी क्या है, एक नया रूल है। अब नया रूल जो है वो क्या ऑफिशियल गैजेट में नहीं आएगा। अब बॉन्ड का हिस्सा पढ़ लिया आपने, बॉन्ड में ये लिखा आएगा कि जब भी कोई नोटिफिकेशन लाते हो तो एंड में उसे क्या करना है, आपको ऑफिशियल गैजेट में लेकर आना है। ठीक है, जीवित है सब, किसी के प्राण पखेरु हुए अभी तक? अब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है पंचम। हाँ, गाना आपने ही गाना है, तो मनोरंजन आपने ही करना है। जब जब कोई सोएगा तो आप गाना शुरू कर देना। हाँ, तो गाना तो आपको गाना है, आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है अभी है। समझ आ रहा है? कोई शक? अच्छा, अब मैं आपके सामने 2 केस लॉज करूंगी। अब केस लॉज आप सोचोगे कि याद करने या नहीं करने, पूछो क्वेश्चन, पूछो, पेपर में आएंगे, पेपर में आएंगे ये, तो आप इन केस लॉज को मिस नहीं कर सकते। एंड दिस इज द रीजन हम बुक में से उठाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सुनो, ये मैं रीड करूंगी, सबकी नजरें किताब में, रीड करो इसको और मुझे बताना कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहला आप ट्राई करना, सिर्फ 4, ये सिर्फ 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों को एक्सप्लेन करना है। सुनो, द सुप्रीम कोर्ट इन A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR observed that where an act empower the government to bring any of the provisions into operation on any day which it deems fit, no court can issue mandamus with a view to compel the government to bring the same into operation on a particular date. By God, कितनी मधुर वाणी है ना इसकी। हाँ, एक तो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। चलो, इसके अलावा कुछ समझ आया? मैं दोबारा रीड करूं? स्क्रीन पर देखो बेटा, हमने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया या फिर ये एक जजमेंट दे दी। क्या जजमेंट दी? वेयर एन एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट, मतलब एक्ट जो है वो किसको पावर दे रहा है? गवर्नमेंट को। किस चीज की पावर दे रहा है? कि किसी भी प्रोविजन को वो एनफोर्स कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल दी। और इसमें यह कहा गया कि कोई भी कोर्ट किसी भी सरकार को यह नहीं कह सकती कि किसी पर्टिकुलर दिन एक्ट को एनफोर्स किया जाए। चलेगा? बिना मैंडेमस वर्ड के इस्तेमाल किए। हमने पहले तो मतलब समझ लिया। अच्छा, क्या मतलब समझा? कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकती गवर्नमेंट को कि इस दिन लॉ को लागू कर। चलेगा? हमने कहा ठीक है। अब ये मैंडेमस वर्ड का मतलब बताओ। मैंडेमस जो है इट इज अ टाइप ऑफ रिट, इट इज अ टाइप ऑफ रिट। क्या है ये? रिट है। ठीक है, अब बताएंगे। कहता रिट का मतलब क्या होता है? एक चीज को समझाने के लिए दूसरी मुश्किल चीज बता दी। रिट 5 तरह की होती है। ठीक है, 5 तरह की रिट्स होती हैं। हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, क्वो वारंटो। सानू की कहता होता क्या ये? हमने कहा हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारे पास 5 रिट्स अवेलेबल है। अगर कभी भी मेरे फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट हो तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हूं या हाई कोर्ट के पास जा सकती हूं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ माई राइट्स। इसको रिट कहते हैं। किसका इस्तेमाल करूंगी मैं? रिट्स का। यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए किसको इस्तेमाल कर सकती हूं मैं? रिट्स को। ठीक है, कह रहे ये भी ठीक है। अब बताओ मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। लिखो वहां पे, मैंडेमस मीन्स वी कमांड। इसका शॉर्ट में मीनिंग गिवन है। कह रहा वी कमांड का मतलब क्या है? मैंने कहा मैं हूं गवर्नमेंट, ठीक है, और वो बैठी है पीछे कोर्ट। अब ये कोर्ट मुझे कह रही है कि जाओ जाकर लॉ का पालन करो। मैंने कहा यू कैन नॉट गिव मी सच कमांड। समझ आया? तो आप मेरे खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकते कि मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका प्रेरोगेटिव है? गवर्नमेंट का। जरूरी नहीं कि अब हर बार हम ही जाएंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट हूं और आप सरकार हो। अब मुझे लगता है कि आप धक्का कर रहे हो लोगों के साथ। क्या मैं आपको कोई कमांड कर सकती हूँ? यस, आई एम सुपीरियर अथॉरिटी, यू आर अ
इंफीरियर अथॉरिटी। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं हाई कोर्ट, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपने कुछ गड़बड़ किया, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर केस के अंदर घूस खा के जजमेंट में गड़बड़ कर दी, तो क्या मैं आपको कमांड कर सकती हूँ कि ओए लोअर कोर्ट कुछ करती क्यों नहीं है? डन। तो क्या हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को मैंडेमस इशू कर सकती है, कमांड दे सकती है, रिट इशू कर सकती है? हाँ, कर सकती है, चलेगा। तो रिट जो है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल करे, जिसके पास फंडामेंटल राइट्स है वो सब कर सकते हैं। करेक्ट। अब एग्जाम्पल देती हूँ आपको मैं, आपको एक लड़की पसंद आ गई, ठीक है, अनजाने में आपको एक लड़की पसंद आ गई। अनजाने में क्यों बोला? क्योंकि आपको ये पता नहीं था कि उसके पिताजी पुलिस में है। मतलब लड़की पसंद आई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर लड़की के पिताजी कहाँ है? पुलिस में। अब कोई गल नहीं, पुलिस में है तब भी क्या कह रहे, पता चल गया उनको कि आपका और उनकी बेटी का प्रेम संबंध चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे पिताजी? नॉर्मल इंडियन हरियाणवी पिताजी पुलिस वाले क्या करेंगे? पहले तो सीधा जेल में डाल देंगे उठा के, और ज्यादा सोचेंगे भी नहीं कि कौन सी दफा, कौन सा ये फलाना ढमकाना, उठा के कहाँ डाल देंगे? जेल में। अब आपके हमारे पास एक राइट है कि हमें मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। पिताजी करेंगे आपको प्रस्तुत? क्या पिताजी के पास विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन अधिकार है कि आपको उठा के जेल में रख दें? यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है यहाँ पे, है ना। तो क्या आपके घर वाले पिताजी के ऊपर, पुलिस प्रशासन जो है उसके ऊपर रिट लगा सकते हैं? हबीस कॉर्पस, कौन सा? हबीस कॉर्पस। इन व्हाट कैपेसिटी यू हैव अरेस्टेड द पर्सन। समझ आया? तो यहाँ पे क्या लगाया हम लोगों ने? रिट लगाया। खैर रिट के बारे में इतना चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक बार ये वर्ड आ रहा है, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? सुनो फिर से, एक सुपीरियर अथॉरिटी इंफीरियर अथॉरिटी को क्या दे सकती है? कमांड। सुपीरियर अथॉरिटी इंफीरियर को क्या दे सकती है? कमांड। तो हमने क्या बोलो, कोर्ट जो है क्या वो गवर्नमेंट को कमांड कर सकती है कि इस पर्टिकुलर दिन लॉ को लागू किया जाए? हमने कहा ई ना हो पाई, एनफोर्समेंट की डेट के लिए दे कैन नॉट। लिखो वहां पे एक लाइन के अंदर, नो कोर्ट कैन कंपेल, नो कोर्ट कैन कंपेल government to enforce act/provision on a particular date, on a particular day. जब उसको ठीक लगे, जैसा ठीक लगे। अगर अब मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इफ इट डीम्स फिट टू मी कि मुर्गे बन जाओ, सिचुएशन के हिसाब से, है ना। जिस तरीके से हमें लगे कि बच्चा अगर कोई सो रहा है क्लास में, अब देखो मेरे को तो लॉ ही पढ़ाना है, पर अगर कोई क्लास में सोएगा तो हम क्या बोलेंगे? पंचमदा हो जाए एक, ठीक है। तो पंचमदा यहाँ पे हमें क्या सुनाएंगे? एक मधुर संगीत। तो एज इट डीम्स फिट, जब जब मुझे ठीक लगेगा तो मैं पंचमदा को बोलूंगी, हो जाओ शुरू, ठीक है। सर प्रोविजन बताओ क्या लिखा था अभी हमने? केस लॉ, AK रॉय वर्सेस UOI। कंपेल नहीं कर सकता किसको? गवर्नमेंट को। परफेक्ट, चलो जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, अब क्या वर्ड आ गया? हाउएवर। पहला ही शब्द क्या है? मतलब इस पर्टिकुलर प्रोविजन के कुछ विपरीत बात आने वाली है, किंतु परंतु। केस लॉ का नाम क्या है? अब मैं इसको रीड करूंगी, आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। कोशिश करना आप दोनों। हाँ, इट वॉज हेल्ड दैट इफ सफिशिएंट टाइम हैज elapsed since an act or any provision or any of its provision has been passed
and it has not been brought into force by the government, the court through a writ can direct the government to consider the question as to when the same should begin to operate. क्या मतलब है इसका? बहुत बढ़िया कह रहा है सर, बहुत साल गुजर गए, बहुत टाइम हो गया, आपने कहा था कि ये लॉ जो है वो लागू करेंगे, लॉ बन चुका है, आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो? तो हम आपको कह सकते हैं कि इसको लागू करो, चलेगा? लेकिन सिर्फ किस सिचुएशन में? इफ सफिशिएंट टाइम हैज elapsed. लिखो, if sufficient time has elapsed. Then court may issue a writ. अब writ कौन सी होगी बेटे? We command. ठीक है, कि आप ये काम करो. Easy. केस लॉस भी क्लियर हो गए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट एंड पेपर में 5-6 बार ये आ चुका है ऑलरेडी. पिछले आप 10 अटेम्प्ट्स उठाकर देख लो, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन. आगे चलें. नेक्स्ट, अब देखो यहां पे क्या है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महेश नारायण. क्या लिखा है बेटा? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस, स्क्रीन पर देखो. Supreme Court held that effective date of rules, हाँ, Supreme Court held that the effective date of rules would be when the rules are published in official gazette या gazette notification and not from the date when the rules were under. 2 बार पढ़ो इसको और इसका मीनिंग बताओ. पहले रिकॉर्डिंग देखना स्टार्टिंग से. अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल गैजेट में आएगी. मैंने बोला था नोटिफिकेशन भी क्या होनी चाहिए? ये कोई केस चल रहा था इन दोनों के बीच में, विच वॉज रिलेटेड टू सेंट्रल एक्ट. वो तो हो सकता है ना कि 2 लोगों के बीच में केस चल रहा है रिलेटेड टू सेंट्रल एक्ट. तो क्या बोला गया बेटा कि इफेक्टिव डेट ऑफ रूल्स, इफेक्टिव डेट ऑफ रूल्स किस दिन होगा बेटे? जिस दिन ये प्रिपेयर हो रहे थे, प्रेपरेशन के टाइम पे, या फिर ऑफिशियल गैजेट, हमने कहा ऑफिशियल गैजेट, उस दिन से ये लागू होंगे एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेपरेशन. लिखो. एक्सपीरियंस से कह रही हूं कि लिखना बहुत जरूरी होता है. लिखोगे तो रिवाइज करोगे तो याद रहेगा. बन रहे थे, हाँ. अच्छा, इसको बिल नहीं बोलते, ये अंडर प्रिपरेशन का मतलब, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं पता ना. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लगाती है. स्मॉल कंपनी की परिभाषा को चेंज किया तो क्या पार्लियामेंट में गई थी? वो एक्ट ने आपको पावर दिया हुआ था कि आप इसको चेंज कर सकते हो, तो यू डिड इट ऑन योर ओन विदाउट गोइंग टू द पार्लियामेंट. डन. तो आपने इसको चेंज किया, पर चेंज की प्रेपरेशन के टाइम पर, नोटिफिकेशन के टाइम पर, तब से वो लागू होगा? नहीं. जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में आएगा प्रॉपरली, उस दिन से लागू होगा. इसको ये याद रखना बेटा, जब हम बॉर्न करेंगे ना, देन आई कम बैक टू दिस पॉइंट अगैन. इतना याद हुआ? चलो वापस चलते हैं बिफोर वी कंक्लूड दिस सेक्शन. नंबर 1 क्या बोला? एक एक्ट किस दिन से लागू होता है? एक्ट में डेट मेंशन होगी. अगर मेंशन ना हो तो एसेंट किसका? या पहले का कोई केस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने से पहले का है तो गवर्नर जनरल. नेक्स्ट, अगर ऑफिशियल गैजेट में मेंशन है तो ऑफिशियल गैजेट. फिर उसके बाद हमने किया एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में क्या लिखा था?
कि प्रेसिडेंट का असेंट तो हमें मिल गया था 29 अगस्त 2013, लेकिन ये लागू किस दिन से हुआ? जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में आया। एग्जाम्पल नंबर 5, दोनों में से एक एग्जाम्पल कर लोगे तो चलेगा। बस इसका कहने का मतलब ये था कि जिस दिन हमने डेट मेंशन की थी ये उस दिन से लागू हुआ, ठीक है। फिर केस लॉ, A.K. रॉय, क्या था इस केस में? कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती। दूसरा केस अल्तमिस, तो वो कोर्ट कह सकती है। थर्ड केस करेक्ट, तो नोटिफिकेशन शैल बी एप्लीकेबल अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ओके, अब ये वाला पॉइंट ऑल्सो बहुत सिंपल हिंदी में आप लोग को, सॉरी इंग्लिश है, आप इसको एक्सप्लेन करना, ट्रांसलेट कर देना बस। लॉ टेक्स नो कॉग्निजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेंस? टेक इनटू कंसीडरेशन। लॉ विल नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन fraction of a day. Thus, where an act provides that it is to come into force on the first day of January, ये किस दिन से लागू हो जाएगा? रात को 12 बजे। करेक्ट। तो अगर कोई भी लॉ अप्लाई करना है और मैं कहूं कि ये अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई से, तो किस दिन से अप्लाई हो जाएगा ये? ठीक है, 12 बजे रात को। जैसे ही 1 जुलाई स्टार्ट होता है रात को 12 बजे, उस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा at 12। देख, अगर 5 बजे साइन मतलब कर दिया उसने और कहा कि ये लागू हो गया, तो फिर उसी दिन से हम मान लेंगे कि रात के 12 बजे से स्टार्ट हो गया, सेम डे की रात को 12 बजे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन है, एग्जाम्पलरी इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, कोर्ट बता देगी। ये इंटरप्रिटेशन करने की जिम्मेदारी जो है वो कोर्ट की है। इस केस के अंदर अब जैसे अभी यही बात बोली, ठीक है, ऐसे केस के अंदर क्या कर देना चाहिए? आइडियली लॉ जो है अप्लाई हो जाना चाहिए फ्रॉम दी 30th इटसेल्फ, रात के फुल डे। वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी फ्रैक्शन। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि किस दिन से लागू हो जाएगा, उस पूरे दिन से ये लागू माना जाएगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या थोड़े घंटों की बात है, तो उसने कहा हाँ ये अप्लाई होगा किस दिन से? रात के 12 बजे से। तो फ्रैक्शन ऑफ डेज हम वैसे भी काउंट नहीं करते, ठीक है, चलेगा। गुड क्वेश्चन, पढ़ लेंगे एक बार दोबारा। देखो सेक्शन नंबर 5, कोई डाउट? नजर मान लिया? आगे चलो। प्रिजम्पशन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिविटी। प्रिजम्पशन का मतलब क्या? हम मान कर चलेंगे। अगेंस्ट किसके? रेट्रोस्पेक्टिव। अब व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव? अभी आपने वर्ड यूज किया था, पीछे से। कहता जब भी लॉ बनेगा वो किसके लिए बनता है? कहता आगे के लिए, नॉट फ्रॉम पीछे से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैं ये कह सकती हूँ कि शुभम आप 2011 से कमा रहे हैं, अब हम आपको टैक्स चार्ज कर रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 30%, आप हायर ब्रैकेट में थे, सीए हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, तो आप हाईएस्ट ब्रैकेट में जा रहे थे। मैंने कहा 30% कम है, महंगाई हो गई है, तेल महंगा है, तो ऐसा करो आप ना 40% टैक्स हमें पे करो, कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम 2011। कैसा लॉ बना सकते हैं? क्या? क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सही कह दिया, देना पड़ेगा, फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट चला। पहले तो हाई कोर्ट वगैरह
अच्छा सुनो, पहले पूरी बात सुनेंगे, फिर उसके बाद आप मुझे बताना, ठीक है? तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि कोई भी लॉ जो बनेगा वो कब से बनेगा? फ्यूचर के लिए। इट कैन नॉट बी मेड रेट्रोस्पेक्टिव। चलेगा? सबसे पहले तो अगर हम आपके ऊपर ऐसा कोई केस ठोक दें या ऐसा कोई लॉ बना दें तो सब लोग कहाँ पाए जाएंगे? इंडिया गेट, कैंडल लेकर, हाय हाय के नारे करते हुए। वैसे भी अरे तो वैसे ही चले जाएंगे, हम मर गए ना, वो कहेंगे हम तुम्हें जीते जी हमें मार दिया है, ठीक है? परेशान कर रहे हो तुम लोग मुझे, हम वहाँ पे चले जाएंगे। और मैं तो ये भी कह रही हूँ दंगे फसाद भी करेंगे, वैसे भी इतनी आग लग रही है, थोड़े और आग लगाएंगे। ये करेक्ट है? दुखी करेंगे हम लोगों को। हाँ, कहता है ये जो है ना ये अन्याय है, इसीलिए हम इसको फेवर नहीं करते। इसीलिए लॉ जो है वो हमेशा कैसे बनता है? फ्यूचर से। तो पहला पॉइंट, लॉ कैसे बनता है? फ्यूचर से। हाउएवर, इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, अगर कभी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि अंकित जो है वो रिटायर हो गया था 2020 में, और उस टाइम पे मान लो पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं था। अब 2026 में हमें लगा कि अरे ये तो गलत हो गया। हमने कहा जो जो व्यक्ति 2020 से रिटायर हुआ है उन सबको पेंशन मिलेगी। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? कह सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर इफ इट इज इन दी बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक then it may start from the retrospective effect. लिखो, ये दो चीजें तो लिख ली हमने, अब इसको पढ़ेंगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, कहता है ऑल द लॉज विच हैव सब्सटैंटिव वेस्टेड राइट्स जनरली ऑपरेट्स प्रोस्पेक्टिवली। कह रहा है इसका मतलब क्या है? कहता है सारे लॉज विच अफेक्ट सब्सटैंटिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंटिव? ये सब्सटेंस नहीं है, सब्सटैंटिव है। टैंटिव मतलब क्या होता है इसका? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके राइट्स एंड आपकी ड्यूटीज को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? लिखो, सब्सटैंटिव मीन्स इफेक्टिव राइट्स एंड लाइबिलिटीज। नोट बना के लिख लो ऊपर। सब्सटैंटिव वर्ड का मतलब होता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज। सब्सटैंटिव नहीं, तभी मैंने एक्सप्लेन किया। एक होता है सब्सटैंशियल, एक होता है सब्सटेंस, एक है सब्सटैंटिव। अब ना व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंटिव? ये एक ऐसा लॉ होता है जो कि बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है? एग्जाम्पल देती हूँ आपको। BNS, भारतीय न्याय संहिता, वो बताता है कि क्या एक्ट सही है क्या गलत है, व्हाट इज अलाउड बाय द लॉ एंड व्हाट इज फॉरबिडन बाय द लॉ। पढ़े हुए हो आपने पहले, जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था उसके अंदर आपने कोर्जन पढ़ा था, तो क्या बोला था? इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन और डूइंग सम एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, एंड फॉरबिडन बाय लॉ मतलब IPC में ये वर्ड यूज किया गया था वहां पर। तो कहता है सब्सटैंटिव वर्ड का मतलब होता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच इज क्रिएटेड बाय अ लॉ। तो लॉ भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना ये वाली बात, ये आपने पहले कभी नहीं सुनी। लॉ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिसाइड करता है, जैसे BNS, भारतीय न्याय संहिता, उर्फ पहले वाला IPC, वो बताता था कि क्या एक्ट सही है क्या एक्ट गलत है। और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉज। कौन से होते हैं? प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, अगर कभी आपके ऊपर कोई केस हो जाता है या आपको केस करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा वो कहाँ बताया जाता है? प्रोसीजरल लॉज पे। समझ आई बात? कोई शक? तो बताओ लॉ कितने प्रकार का होता है? आज मैंने आपको दो बाइफरकेशंस बताई है, एक स्टेट लॉज, सेंट्रल लॉज, दूसरा क्या होता है? सब्सटैंटिव या फिर प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव लॉ जो होते हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। प्रोसीजरल बताते हैं अगर आपको केस करना है तो कैसे करना है। अब स्क्रीन पर देखो, ऑल द लॉज विच हैव सब्सटैंटिव वेस्टेड राइट्स जनरली ऑपरेट प्रोस्पेक्टिवली। तो सारे लॉज जो सब्सटैंटिव नेचर के हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं? प्रोस्पेक्टिवली। डन। एंड देयर इज अ प्रिजम्पशन।
अगेंस्ट देयर रेट्रोस्पेक्टिविटी टिल देयर आर एक्सप्रेस वर्ड्स, जब तक लॉ में एक्सप्रेस वर्ड्स गिवन ना हो। लिखो पॉइंट नंबर 3, लिखो पॉइंट नंबर 3, the act shall not be applicable retrospectively unless expressly mentioned, डन। अब ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर 4, अनलेस इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। होगा ही नहीं, ये हम लोग वैसे भी अजम्पशन लेकर चले हुए हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव तो सर वैसे भी होना नहीं चाहिए, पर अगर आपको लगता है इसमें मासेस का भला है तो आप कर सकते हो, बट वो भी कैसे करोगे जब लॉ में एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो तब, अदरवाइज ये नहीं हो सकता अप्लाई। ठीक है अंकित, ये वाली लाइन रीड कर दो। करेक्ट है, सुनो फिर से, द क्वेश्चन वेदर अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और नॉट, किसी भी प्रोविजन पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या नहीं है, ये किससे पता चलेगा हमें? डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द लैंग्वेज। ठीक है, लिखो यहां पे डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। अब क्या ये कोई सेक्शन था? नहीं, यहां पे आप लिख सकते हो ये सिर्फ एक नोट है, वो आपको कोई चीज सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, तो इट इज नॉट कमिंग अंडर एनी सेक्शन, क्योंकि सेक्शन नंबर 6 कब आएगा? यहां पर। ठीक है, तो वो बीच में एक नोट था। सेक्शन नंबर 5 क्या था? एक्ट कब से लागू होगा, और अब सेक्शन नंबर क्या आ गया? 6। अब 6 में सबसे पहले क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ रिपील। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? लिखो यहां पर रिपील मीन्स टू रिवोक और कैंसिल। ठीक है, किसी भी चीज को रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना। लिखा? देखो एक एक वर्ड इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है ना वो वर्ड्स की ही माया है, इसीलिए बच्चों को टिपिकल लगता है। कंपनी लॉ तो आसान है इसके सामने, ऐसा है क्या? अच्छा, आप लोग का CSR हो चुका क्या? और मेमोरेंडम ऑल्टरेशन, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब देखो यहां पर क्या आ गया, वेयर एनी सेंट्रल, नहीं अभी बुक में मत देखो, स्क्रीन पर देखो। वेयर एनी सेंट्रल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ, फिर से पढ़ें क्या लिखा है? वेयर एनी सेंट्रल लेजिस्लेशन और एनी रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील्स एनी एक्ट मेड और येट टू बी मेड। तो क्या बोल रहा है कि जब भी कोई सेंट्रल एक्ट क्या कर दिया गया है? रिपील। अनलेस अदर पर्पस एग्जिस्ट द रिपील शैल नॉट, बस इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। सेकंड वर्ड यही है हमारा। पहली लाइन क्या याद रखेंगे? रिपील मीन्स टू रिवोक और कैंसल। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? द रिपील शैल नॉट इफेक्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स। डन। अच्छा बताओ, आते ही हमने अरोमा को भेज दिया था जेल में, है ना? बोला था ना कितने साल की जेल हुई थी आपको? 10 साल की। और जेल कौन से एक्ट के तहत हुई थी? IPC। अब IPC तो रहा नहीं, IPC की जगह क्या आ गया है? BNS, यानी कि IPC क्या हो चुका है? रिपील। तो क्या जेल से बाहर ले आए मैडम को? नहीं।
यानी कि किसी भी एक्ट के रिपील होने से उसके द्वारा दी गई पनिशमेंट्स कंटिन्यूड रहती है, मानो एक्ट कभी रिपील हुआ ही नहीं। समझ आई बात? लैंग्वेज देखना अब उसकी, ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। इट इज नॉट गोइंग टू, देखो यहां पे वर्ड क्या लिखा है, इट शैल नॉट, यहां से पढ़ना है हर बार। द रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी और एनी forfeiture or punishment incurred in respect of any offense committed against the any act so repealed। चलेगा? अब पेपर में लैंग्वेज भी आपने ऐसी ही लिख कर आनी है, ठीक है? द पनिशमेंट शैल कंटिन्यू एज इफ द एक्ट वॉज नेवर बीन रिपील्ड। चलेगा? तो रिपील होने से भी पुराने एक्ट के द्वारा दी गई पनिशमेंट्स लागू रहती हैं, पीरियड। चलेगा? अब सिर्फ पनिशमेंट ही लागू रहती है या राइट्स भी लागू रहते हैं? सर राइट्स भी लागू रहते हैं। चलेगा? अब अगर आपको कोई इनाम मिला था किसी पुराने एक्ट के तहत, ठीक है, और हमने आपको ये कहा था कि आपको जैसे पेंशन ही ले लो, अब बंद हो गई, लेकिन जो पिछले वाले लोग हैं उनको तो मिल रही है ना, और एक्ट के या प्रोविजन के रिपील होने के बाद भी मिल रही है। सही है? 2015 के बाद बंद हो गई है, उससे पहले जो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, यहां तक कोई डाउट? लास्ट टाइम, हाँ, मैं आगे तब जाऊंगी जब आप मुझे ये 2 पॉइंट्स बता दोगे। बताओ क्या बोले हमने 2 पॉइंट्स? पहला हमने क्या बोला बेटा पॉइंट्स? इफेक्ट ऑफ रिपील, इवन आफ्टर इट गेट्स रिपील्ड, इवन आफ्टर इट गेट्स रिपील्ड। हम मान के चलेंगे जैसे वो आज भी है। काफी डेंजरस नहीं हो रहा है? मतलब एक एक्ट मर गया फिर भी है ना? इंसान मर जाए और फिर भी हो तो दिक्कत होती है नहीं? कैसी दिक्कत है ना? मैं भी अगर मर गई ना तो मैं अपने बच्चों को जाके परेशान किया करूँगी। जो सो रहा होगा ना रात को पढ़ते पढ़ते ऐसे किताब के ऊपर सर रख के मारूंगी इसकी टपली एक पीछे, है ना? मजा आएगा वैसे। नाम क्या है? निशांत। निशांत कह रहे हैं हाँ मरो। ये तो कह देता कि ना मरो मैडम। ठीक है, छोटी बच्ची है मेरी एक, ये टेबल में नीचे गिरा तो नहीं दूंगी, स्कोप है अभी। चलो आ जाते हैं, 2 पॉइंट्स हमें समझ आ गए। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। कहता है इट इज नॉट गोइंग टू, अच्छा फिर से पढ़ेंगे, देखो यहां पे स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है। अब कलर कोई अतरंगी ले लेते हैं। इट शैल, द रिपील शैल नॉट, क्या नहीं करेगा ये? इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एनी इंक्वायरी, लिटिगेशन और रेमेडी। जैसा केस चल रहा था चलता रहेगा, लिटिगेशन चलती रहेगी। अच्छा बताओ कौन कौन सी 3 चीजों पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला रिपील का? नंबर 1 सजा पे, नंबर 2 अधिकार पे, नंबर 3 आपकी लिटिगेशन पे। चलेगा? चलो करेक्ट, प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो आपने गलत काम किया वो उस समय उस एक्ट के अकॉर्डिंग किया ना, तो वो चलता रहेगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब 2 पॉइंट्स बचे, अब इन 2 पॉइंट्स को पढ़ना है हमने। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, देखो फिर से, द रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग दैट इज नॉट एनफोर्स्ड। रिवाइव का मतलब क्या होता है? सीधा ऐसा बोले क्या कि मुर्दे में जान नहीं फूकेंगे हम, जो मर गया? नहीं, अब देखो रिवाइव नहीं करना है। वी शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइव? टू ब्रिंग समथिंग बैक। किस चीज को? जो पहले कभी एनफोर्स हुआ ही नहीं। हम सोच रहे थे ये एनफोर्स करेंगे पर कभी एनफोर्स किया नहीं। अब क्या रिपील के बाद उसको रिवाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सुनो, इसका मतलब क्या है? जो कभी एनफोर्स हुआ ही नहीं था उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते। करेक्ट।
क्योंकि मरने से पहले हम कुछ सोच रहे थे कि इन्फोर्स करेंगे, पर वो इन्फोर्स हमने किया नहीं, तो अब कर भी नहीं सकते क्योंकि अब तो वो मर गया। ठीक है, तो चलो बोलो, अब हमारे पास 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला पॉइंट बोलेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू रिवाइव एनीथिंग विच वॉज नॉट एनफोर्स्ड एट दैट टाइम। हम सोच रहे थे ऐसा प्रोविजन लागू करेंगे, पर वो लागू अब नहीं होगा क्योंकि वो एक्ट ही नहीं रहा और पहले एनफोर्स हुआ नहीं था। निखिल ये देख बेटा, वो क्या कह रहा है, कोई ऐसा प्रोविजन था जो एनफोर्स उस समय नहीं हुआ था। तो नहीं, वो तो नए लॉ के अकॉर्डिंग होगी ना, पुराना लॉ तो नहीं अप्लाई हो रहा ना। तो नए लॉ के अकॉर्डिंग करो जो आपने करना है, पुराना लॉ को रिवाइव नहीं कर सकते, उस चीज को जो अभी तक एनफोर्स नहीं हुआ था। एग्जाम्पल दूं, हमने कहा मान लो आईपीसी के अंदर हम सोच रहे थे कि जिसको 10 साल की जेल हुई है उसको हम कोई सोशल ऑब्लिगेशंस लगा देंगे उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आजकल हो रही है ना, आजकल पनिशमेंट के टाइप पता क्या मिल रहा है, अब जैसे वो समय रहना जो भी है, और एक और क्या, हाँ इलाहाबादिया, हाँ, तो इन लोगों को पनिशमेंट मिली थी। क्या पनिशमेंट मिली थी कि आपको कुछ ऐसी क्लास सोसाइटी जो है उनको आपको सेवा सुवा करके, हाँ, अपॉलॉजी साइन करनी है, और उनको ये भी बोला गया था कि एक कैटेगरी को आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो सोसाइटी के अंदर अच्छे, जैसे एग्जांपल देती हूँ, मेरे ना, हाँ, मेरा एक स्टूडेंट आया, वो आके मुझे कहता है कि मैम आज ना मेरी क्लास जल्दी छोड़ देना। शाम को बैठ के हम पढ़ रहे थे, तो कहता है क्लास जल्दी छोड़ देना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा है मुझे ना सुबह कल जल्दी स्कूल जाना है। मैंने कहा स्कूल क्यों जाना है जल्दी बेटे? कह रहा है मेरी कम्युनिटी सर्विस है। मैंने कहा कम्युनिटी सर्विस किस बात की? कहता है 2 लड़के लड़ रहे थे और मैं साथ में खड़े होके ही दांत निकाल रहा था। तो मैंने कहा लड़ नहीं रहा था? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा फिर वो 2 लड़के भी? कह रहे नहीं, वो तो उनको तो सस्पेंड किया है। जो आसपास लड़के खड़े थे जो फाइट में इन्वॉल्व नहीं थे पर दांत निकाल रहे थे और फाइट को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे उनको क्या किया गया है, कम्युनिटी सर्विस दी गई है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या है कि रोज सुबह आके स्कूल में 1 घंटा पहले आपको देखना है कि स्कूल के अंदर मैनेजमेंट प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, चौक डस्टर सब जगह है कि नहीं है, सफाई होगी नहीं होगी, ये सब काम हमें करने पड़ेंगे अब जाकर। अब ये क्या हो गई, कम्युनिटी सर्विस। तो मान लो हम सोच रहे थे कि आईपीसी के तहत क्या देंगे, कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग पनिशमेंट एवरी टाइम वी विल से कि ओके आपने होमवर्क नहीं किया तो आज आके आप इंस्टीट्यूट के ये सारे काम करोगे सुबह जल्दी। तो बंदा कहेगा यार जल्दी उठ के आके यहाँ काम करने से अच्छा मैं होमवर्क करके आ जाऊँ। समझ रहे हो? अब मान लो ये प्रोविजन आईपीसी में हमने लागू नहीं किया था, अब आईपीसी के मरने के बाद क्या ये लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी नए एक्ट में ये कर सकते हो, लेकिन उस एक्ट को रिवाइव नहीं कर सकते जो अभी तक एनफोर्स हुआ नहीं था। नहीं, रिवाइव का मतलब उसको ब्रिंग बैक टू लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइव? ब्रिंगिंग बैक समथिंग टू लाइफ। अब जो जीवित रहते समय लागू नहीं हुई थी चीज, तो क्या मरने के बाद लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आपने कहा कि लागू नहीं हुई थी तो आईपीसी हट गया तो नहीं करेंगे, लेकिन करेक्ट। अगर लागू रहती आईपीसी, हाँ, आईपीसी में तो मना फिर होते तो भी सॉरी आईपीसी में ये चीज आ जाती है कि सोशल ऑब्लिगेशन हाँ, है, लागू हो गई। हाँ, और आईपीसी हटा दिया, और फिर जिसके ऊपर लगा हुआ था ये रूल वो लगा रहता, पर क्योंकि हमने उस समय एनफोर्स ही नहीं किया तो उसके मरने के बाद भी एनफोर्स ये रिवाइव नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनेक्टमेंट सो रिपील्ड और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड टुगेदर। कहता है ये इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट। फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट शैल नॉट अफेक्ट प्रीवियस ऑपरेशंस ऑफ एनी, जिसको आज आपने रिपील कर दिया है उसके द्वारा किए गए कोई भी काम, एनी ऑपरेशन वट एवर वॉज डन, उसको हम मानेंगे कि इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट दैट ऑपरेशन। हाँ, नहीं, वो गुना उस टाइम पे कर चुका था जब लॉ था। आपने देखना है उस टाइम पीरियड में हमारे देश का लॉ क्या था, आपने उस लॉ का उल्लंघन किया है ना, तो पनिशमेंट आपको उस लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। सो दैट इज नॉट रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब क्या है कि कोई चीज जो लागू करने वाले थे आप, किया नहीं था, अब लॉ मर गया तो क्या उसको रिवाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। चलो बताओ 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले, अच्छा टोटल 6 पॉइंट्स लिखेंगे हम। रिपील मीन्स टू रिवोक और कैंसिल।
रिपील शैल नॉट इफेक्ट, किसको इफेक्ट नहीं करेगा? सबसे पहले पेनल्टी, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एनी राइट, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी लिटिगेशन, ठीक है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। एंड देन इट इज नॉट गोइंग टू revive anything which was not enforced under the previous law, and it is not going to affect any operation, जो भी काम हो चुके थे उस एक्ट के तहत वो चलते रहेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास रिपील ऑफ इफेक्ट ऑफ रिपील के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या प्रिजम्पशन भी लिख दोगे? लिख देंगे यार, है ना। अगर तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इतना लिख लो काफी है, डन। पर अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये सब चीजें तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अभी हम ये भी करेंगे केस लॉ, एंड साथ में नोट बनाकर लिखाएंगे कि देयर इज अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिविटी। इतना नोट लिख कर आना कि भाई मैंने ये भी पढ़ा है, आई नो दिस। एक लाइन लिखने से आपका कुछ जाएगा नहीं, बस वहां पर आप मेंटली अवेकेंड रहने चाहिए कि आप ये लाइन लिख सकते हो कि मेरा पेपर दूसरों से बेटर है। तो अगर आपने किसी को 3 नंबर दिया अच्छा आंसर लिखने पे, तो मुझे 4 देना, क्योंकि मैं एक और पॉइंट लिख कर आ रहा हूँ। इट गिव्स अ इम्प्रेशन। अच्छा, ये गलतफहमी किसी के पास नहीं है ना कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे? हाँ, ये गलतफहमी मत पालना, ठीक है। अच्छा फिर है? हाँ, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी कि इतना लिखा तब भी नंबर आए, क्योंकि ये नहीं देखता कि आपने लिखा कितना है, ये देखता है कि आपने लिखा क्या है। वैसे ऐसा है कि मान लो 2 नंबर था, मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और 2 नंबर की ज़्यादा लिख दो तो नंबर कटने आते नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, पेपर छूट जाएगा। आपको पता ना पेपर कितना लेंदी आएगा, पेपर छूट जाएगा। हर बार ऐसा होता है, फाउंडेशन में भी ऐसा ही होता है। फाउंडेशन में कम लेंदी था, भोकाल होता है पेपर। अच्छा सुनो, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बस 2-4 पेज की केस स्टडीज आ जाती है, वो पढ़नी पड़ती है वहाँ पे बैठ के 3 घंटे के अंदर अंदर ही। तो 15 मिनट का आपको सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है, आपको केस स्टडीज रीड करके रखनी है, ठीक है। 15 मिनट में 2 चीज़ों का एजेंडा होता है हमारा। नंबर 1, केस स्टडीज रीड कर लो, कौन से क्वेश्चन की, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है। और फिर दूसरा आपका एजेंडा होता है कि जहाँ पे ऑप्शन है, चॉइस है, वो आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने। ये 2 काम आपके 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, तो पेपर हो जाता है फिर। चलो जी, ये सिंपल सा केस लॉ है। कौन केस लॉ रीड करेगा? निशांत, आप रीड कर दो बेटा। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस रेलवे पॉलिसी एंड SC held that whenever an act is repealed, it must be considered as if it had never existed. Object of repeal is to ऑब्लिटरेट फ्रॉम द एक्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी बुक्स। अच्छा, पता है ये क्या लिख रहा है? तो बताइए कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि एक बार अगर एक्ट रिपील हो जाए तो जैसे कभी था ही नहीं, लिखो वहां पे हिंदी में लिखो ताकि आपको याद रहे ये वर्ड कि एक्ट जो रिपील हो जाते हैं, रिपील्ड एक्ट ऐसा माना जाएगा जैसे ये कभी था ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर द सर्टेन प्रोविजंस अंडर सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 तो कह ही रहा है कि हम मानेंगे जैसे जीवित है, उसी तरीके से इसका राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन चलती रहेंगी। सही है? केस लॉस याद रखने हैं, कोशिश, वरना प्रोविजन आप भूल नहीं सकते। नाम पता है क्या होता है यार? हम लोग कौन सा एक बार बुक पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं हम? कितनी बार किताब पढ़नी है? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार याद ना हो। और बस आपने, जब मैं बोलती हूँ ना कि केस लॉ याद रखते हैं, तो फिर बच्चे के दिमाग में होता है, वो बार बार पढ़ता है। और अगर मैं आज की क्लास में बोल दूँ ना कि आपको केस लॉ के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखना वो आपकी बुक में से ना, आपकी आंखों के आगे से अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप नाम भी नहीं पढ़ोगे, आप कोशिश भी नहीं करोगे। और आप लोग को पता है ना ये बात, आपका दिमाग बहुत तेज है। AI आप लोगों ने बनाई है, तो आपका दिमाग जो है AI से भी ज़्यादा तेज है। जब वो याद कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, बस आपको हर बार उसको बार बार पढ़ना है।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शुभम, केन शुगर वर्क्स लिमिटेड, सीधा यहां से सुप्रीम कोर्ट। बस इसमें याद रखना है कि ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ रिपील पे। कोई चीज ऑमिट कर दिया आपने, अमेंडमेंट करके किसी चीज को हटा दिया है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता ये। करेक्ट, तो वो रिपील में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ, और इसका नाम आपको याद रखना इज मस्ट, रेज़ टू पावर 10। इतना इंपॉर्टेंट है ये, और ये नाम आपने याद रखना ही रखना है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ केस लॉ नहीं है, ये एक डिस्टिंग्विश बता रहा है आपको, डिस्टिंक्शन बता रहा है। पता है किसके अंदर? देखो वर्ड, रिपील एंड डिलीशन। ये किस वर्ड के अंदर डिफरेंस बता रहा है आपको? रिपील और डिलीशन। पढ़ लो जरा और मुझे बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलेगा? हो गया डिफरेंस क्लियर? बताओगे क्या है डिफरेंस? परफेक्ट, परफेक्ट, स्पॉट ऑन। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है इन दो शब्दों के बीच में। जो डिफरेंस कहां पर दिया गया था? नवरंगपुरा गांव धर्मेंद्र मिलकत ट्रस्ट, रमतू जी रामा जी। कितना प्यारा नाम है, रमतू जी रामा जी। छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर ये 3 नंबर का आ गया, 2 नंबर का आ गया, तो आपको पता ना 1 नंबर नाम के होंगे। अगर आप प्रोविजन लिख कर आओगे, हाँ, इसका क्या होना चाहिए? होने तो चाहिए वैसे, बट अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 1 नाम के मिल जाएंगे और 1 प्रोविजन के मिल जाएंगे। अच्छा, रिपील का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रोविजन, मानो एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। एंड डिलीशन का मतलब क्या है? टेक्स इफेक्ट ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ द लेजिस्लेचर इफेक्टिंग द डिलीशन। जिस दिन से हुआ है उस दिन के बाद अप्लाई नहीं है, उसके बाद ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा। और रिपील मतलब कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, हम ये मानकर चलेंगे। हाँ, वो तो सब्जेक्ट टू रहेगा ही रहेगा हमेशा, कि जो चीज स्टार्ट हो चुकी है वो स्टार्ट रहेगी। दो शब्द हैं हमारे पास लॉ में, एक है रिपील और एक है डिलीशन। अगर मैं कोई चीज आज से डिलीट कर रही हूं तो आज के बाद वो नहीं है ये माना जाएगा, इससे पहले थी ये माना जाएगा। और अगर मैं किसी चीज को रिपील कर रही हूं मतलब वो कभी हिस्ट्री में थी ही नहीं। डन। लेकिन उसके तहत जो चीजें स्टार्ट हो चुकी थी उनके लिए वो माना जाएगा जैसे है। इतना आसान नहीं है, पर आई थिंक अब समझ आई बात। हाँ, डबल स्टैंडर्ड्स है, ये याद रख सकते हैं कि लॉ के क्या है? डबल स्टैंडर्ड्स। जहां कोई चीज स्टार्ट हो चुकी है फिर तो कहेगा लागू रहेगा, जहां स्टार्ट नहीं हुई
वहां हम मान लेंगे जैसे ये कभी था ही नहीं। तो क्या हम ये मानकर चलेंगे कि आईपीसी कभी था ही नहीं? हाँ, डन। जब हम इसे अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो ज़्यादा एक्चुअली फ़र्क आता ही नहीं है, लेकिन पढ़ने में हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला। अब क्या आ गया हमारे पास? सेक्शन नंबर 6A। अब जब तक आपने इसका एक एग्जाम्पल दूंगी मैं, एग्जाम्पल नहीं किया तो प्रोविजन समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए पहले हम एग्जाम्पल दे देंगे, फिर आप इसको खुद से पढ़ना। स्क्रीन पर देखो सबसे पहले, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स इन द एक्ट और रेगुलेशन। ये देखो बेटा, स्क्रीन पर देखो बच्चे, हमने कहा हमारे पास एक एक्ट है, ठीक है, कोई भी एग्जिस्टिंग एक्ट, इस एक्ट को अमेंड किया गया एक अमेंडमेंट एक्ट लाकर। ठीक है, मान लो ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूं कि एक एक्ट आया 1990 में और उसको अमेंड किया गया 2002 के एक्ट में। ठीक है, देख लो यहां पर कोई दिक्कत? मैं फिर से बोल रही हूं कि एक एक्ट था हमारे पास कौन से साल का? 1990। इस एक्ट के अंदर हम क्या लेकर आए? अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट्स कौन लेकर आया? अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर क्या लेकर आया था? वर्ड ऐसे ही याद रखेंगे, टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स। मेरा आधा प्रोविजन मैं बोल चुकी हूं, अब लास्ट एक बात बोल दी है मैंने, इसको समझ लो। एक एग्जिस्टिंग एक्ट को अमेंड करने के लिए एक नया एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट, और ये अमेंडमेंट एक्ट आने की वजह से इसके टेक्स्ट में क्या आया? चेंजेस। चलेगा? अब अगर ये एक्ट खत्म हो जाए तो क्या ये चेंजेस इंटैक्ट रहेंगी? द आंसर इज यस। यही है हमारा सेक्शन नंबर 6A। इस चैप्टर को प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, घर जाकर एक तो आज पढ़ना है, एक कल पढ़ना है, ताकि अगली क्लास में हमें पिछला वाला पोर्शन रटा हुआ हो। मैं सुनूंगी बीच बीच में। कोई दिक्कत? अब यहां पे हम रीड करेंगे। हमने कहा जी जब तक अपने आप से रीड नहीं करेंगे तब तक नहीं मानेंगे कि आपने क्या बोला है। देखो यहां पर, अब ये पहले तो सेंटेंस दोबारा रीड करें, क्या लिखा है? रिपील ऑफ एक्ट, बोलेंगे साथ में सब लोग, क्या बोलेंगे? रिपील ऑफ एक्ट, जिसकी वजह से क्या आई थी? टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स। फिर से देखेंगे, ये रिपील ऑफ एक्ट जिसकी वजह से क्या आई? टेक्सचुअल। किसी एक्ट में आपने टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स की और इसके लिए कोई एक्ट आया था, और वही एक्ट क्या हो गया है? रिपील। अब अमेंडमेंट एक्ट ही क्या हो गया है? रिपील। तो टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स रहेंगी क्या? द आंसर इज यस। देखो यहां पे, where any central act or regulation made after the commencement of this act repeals any act by which the text of the central act or the regulation was amended by the express omission, insertion, substitution of any matter, then unless different intention appears, underline yahan se karenge hum, dekho, the appeal shall not affect the continuance of such amendments made by the enactment so repealed and in the operation at the time of such repeal. ठीक है, सुना दो एक बार, क्या मतलब हुआ इस बात का? अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, और अमेंडमेंट एक्ट खत्म हो गया, तब भी टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स रहेंगी। ठीक है, फिर से बोल रही हूं, एक एक्ट था अंकित हमारे पास, इस एक्ट के अंदर हमने चेंजेस लेकर आए। अब वो चेंजेस किसकी वजह से आए? सम अमेंडमेंट एक्ट। अब अमेंडमेंट एक्ट की वजह से जो चेंजेस आए उसको हम क्या वर्ड बोल रहे हैं? टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स। अब कहता है कुछ दिनों के बाद ये वाला अमेंडमेंट एक्ट ही क्या हो गया? रिपील हो गया। तो क्या ये टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स रहेंगी पुराने एक्ट में? द आंसर इज यस। प्लीज दोबारा से एक बार रीड कर लो, सेक्शन नंबर 6A है ये।
सेक्शन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।